भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी में मोहम्मद यूनुस। तुर्की के साथ मिलकर खोल सकते हैं हथियार फैक्ट्रियां। एर्दोगन भेज रहे दूत। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दोस्त रूस ने तालिबान के लिए उठाया बड़ा कदम। पाकिस्तान भी नहीं कर पाएगा ऐसी हिम्मत। मध्य एशिया की बदलेगी राजनीति। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के सैन्य एक्सपर्ट ने नई दिल्ली को दी गिदर भभकी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटिश रॉयल नेवी की एक पूर्व अधिकारी ने टेलीग्राफ के लिए लिखे कॉलम में दावा किया है कि भारत पुतिन के अत्याचारों को फंड कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत साझेदार की बजाय जियोपॉलिटिकल दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है। इससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि पश्चिमी देश नई दिल्ली की विदेश नीति के बारे में क्या सोचते हैं। रॉयल नेवी में 27 वर्षों तक 4 युद्धपोतों की कमान संभालने वाले टॉम शार्प ने मॉस्को के साथ भारत के सैन्य संबंध और रूसी तेल आयात में लगातार इजाफे को लेकर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने गिदर भभकी दी है कि अगर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो पश्चिम की भी भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ सकता है जैसा वह चीन या रूस के साथ करता है। इसके अलावा टॉम शार्प ने भारत के रूस से मिलिट्री संबंधों पर खास तौर पर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि भारत की नौसेना का करीब 20% हिस्सा, आधी पनडुब्बियां और प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 रूस से आए हैं। यह सब कुछ पुराने सौदे का हिस्सा है, लेकिन आज की भू राजनीतिक स्थिति में इन पर नए सिरे की सोचने की जरूरत है। टॉम शार्प ने उदाहरण देते हुए कहा है कि भारत ने हाल ही में युद्धपोत INS तमाल को कमीशन किया है, जिसको उन्होंने खास तौर पर निशाने पर लिया है। यह एक स्टील फ्रिगेट है जिसे रूस ने बनाया है और इसमें भारत रूस की संयुक्त ब्रह्मोस मिसाइल लगी है। शार्प ने लिखा कि वह इस युद्धपोत की सिस्टर जहाज INS टैंक के साथ 2012 में एक संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए थे और जहाज की हालत बेहद खराब थी। उन्होंने लिखा है कि वह 6 नॉट की स्पीड भी नहीं बनाए रख पा रही थी और उनमें चिमनियों से काला धुआं निकल रहा था। उनका कहना है कि ऐसी हालत में एक एंटी सबमरीन युद्धपोत की उपयोगिता ही खत्म हो जाती है। शार्प की चिंता सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने रूस से भारत के बढ़ते तेल आयात को भी निशाना बनाया है। भारत यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस से रियायती दरों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। यह तेल अक्सर डार्क फ्लीट के जरिए आता है, यानी ऐसे जहाज जो ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर लेता है और वैकल्पिक बीमा योजनाओं से चलाए जाते हैं ताकि पश्चिम प्रतिबंधों से बचा जा सके। भारत ने ना तो किसी सैन्य गठबंधन में भाग लिया और ना ही वैश्विक दबाव में आकर अपनी रणनीति बदली, लेकिन अब भारत पर किसी एक पक्ष को चुनने का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर ट्रम्प की नीतियों ने भारत के लिए मुश्किलें पैदा की है और पश्चिम देश चाहते हैं कि भारत रूसी हथियारों से अपनी निर्भरता खत्म कर ले। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए बड़ा कदम उठाते हुए आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला वह पहला देश है। उसका यह कदम मध्य एशिया की रणनीति को प्रभावित करेगा। गुरुवार को मॉस्को ने तालिबान सरकार द्वारा नियुक्त नए अफगान राजदूत गुल हसन की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया। इस कदम के साथ ही रूस पहला देश बन गया है जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दी है। काबुल के तालिबान प्रशासन ने रूस के कदम का स्वागत करते हुए इसे साहसिक फैसला बताया है। तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वह देश पर शासन कर रहा है। हालांकि उसे अभी तक किसी देश ने उसकी सरकार को मान्यता नहीं दी थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमारा मानना है कि अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात की सरकार को आधिकारिक मान्यता देने से विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश के बीच उत्पादक द्विपक्षीय सहयोग के विकास को गति देगा। मॉस्को में एक विशेष कार्यक्रम में रूस के उप विदेश मंत्री रुडेंगो ने नवनियुक्त राजदूत गुल हसन से मुलाकात और उसका परिचय पत्र स्वीकार किया। मॉस्को स्थित अफगान दूतावास में तालिबान का सफेद झंडा फहराया गया, जिसने पूर्व सरकार के झंडे की जगह ले ली।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव के साथ काबुल में बैठक की। एक्स पर बैठक का वीडियो पोस्ट करते हुए मुत्ताकी ने कहा, यह शासी निर्णय दूसरे के लिए उदाहरण होगा। अब जब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो गई तो रूस सभी से आगे है। मुत्ताकी ने कहा, यह हमारे संबंधों के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिया अहमद तकाल ने समाचार एजेंसी को बताया कि रूस पहला देश है जिसने आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात को मान्यता दी है। चीन और रूस की राजधानी समेत कई देश में तालिबान सरकार के नियुक्त राजदूत हैं, लेकिन अभी तक किसी देश ने तालिबान प्रशासन को मान्यता नहीं दी है। रूस की मान्यता है कि बावजूद तालिबान पर अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को सुधारने का दबाव है। हालांकि रूस का फैसला भविष्य में अन्य देशों को अपने रूप पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के नए नवेले दुश्मन बांग्लादेश के साथ तुर्की स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप करने की तैयारी में है। कुछ ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री के एक शीर्ष अधिकारी के अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान दोनों देश डिफेंस इंडस्ट्री साझेदारी का विस्तार करने को लेकर अहम बातचीत कर सकते हैं। इस घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी के प्रमुख हालुक गोरगुन 8 जुलाई को एक दिवसीय यात्रा पर ढाका आएंगे। इस दौरान वह अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। यानी मोहम्मद यूनुस उस तुर्की के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस साझेदारी करने की तैयारी कर रहे हैं जिसने हालिया संघर्ष के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की थी। हालुक गोरगुन का ढाका दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसके जरिए तुर्की बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी को रणनीतिक स्तर पर मजबूत करना चाहता है। शेख हसीना के कार्यकाल तक बांग्लादेश में तुर्की को पैर रखने का कोई मौका नहीं मिला था, लेकिन मोहम्मद यूनुस जिन्होंने भारत विरोध रुख अख्तियार कर रखा है, वो एर्दोगन के खलीफा शासन का समर्थन कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के शीर्ष निवेश संवर्धन एजेंसी बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी तुर्की की डिफेंस कंपनी के साथ मिलकर चटगांव और नारायणगंज के रक्षा औद्योगिक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है। BIDA के कार्यकारी चेयरमैन चौधरी आसिफ मोहम्मद बिन हारून हाल ही में तुर्की के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तुर्की की प्रमुख रक्षा कंपनियों से बातचीत की थी। तुर्की की कंपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम, मिसाइल डेवलपमेंट और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुकी है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में डिफेंस फैक्ट्रियां स्थापित कर तुर्की भारत को डायरेक्ट चुनौती देने की स्थिति में आना चाहता है। इसके अलावा तुर्की का प्लान एशिया अफ्रीका के अन्य देशों को भी रक्षा सामग्री निर्यात करना है। तुर्की पहले से ही अफ्रीकी देशों में अपने पांव पसार चुका है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस एयर स्पेस सेक्टर में भी तुर्की के साथ समझौता करना चाहते हैं। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने अप्रैल 2025 में तुर्की का दौरा किया था। इस दौरान एंटालिया डिप्लोमेसी फोरम के दौरान तुर्की एरोस्पेस के प्रमुख मोहम्मद डेमुरोलू से मुलाकात की थी। इस बैठक में दोनों पक्षों ने एडवांस लड़ाकू विमान प्रशिक्षण, विमान और सैटेलाइट सिस्टम के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर बात की थी। हुसैन ने कहा था कि बांग्लादेश को एक भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है और यदि तुर्की के साथ यह सहयोग होता है तो यह दोनों देशों के लिए एक विन विन सौदा होगा। यानी बांग्लादेश सिर्फ एक ग्राहक के तौर पर नहीं बल्कि एक रणनीतिक भागीदारी के तौर पर तुर्की से डील करना चाहता है। तुर्की बांग्लादेश के जरिए भारत पर प्रेशर बनाना चाहता है। चीन पहले से ही बांग्लादेश में पांव पसार रहा है और अब तुर्की भी ऐसा करने की तैयारी में है। अमेरिका भी बांग्लादेश की मदद से म्यांमार को तोड़कर अलग ईसाई देश बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अगले कुछ महीनों में बांग्लादेश म्यांमार में हमला तय कर सकता है। यानी बांग्लादेश वैश्विक शक्तियों के लिए एक फुटबॉल पर मैदान बनाने की दिशा में निकल चुका है, जिसे भारत विरोधी देश अखाड़ा बना सकते हैं। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।